गांव के एक कोने में मिट्टी का टूटा फूटा घर था। वही रहता था सोहनलाल, एक बुजुर्ग किसान जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुटा लेता था। उसका बेटा रामू मेहनती था, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पढ़ाई में अच्छा था, पर पैसों की तंगी ने स्कूल छुड़वा दिया। माँ पहले ही गुजर चुकी थी और घर में केवल 2 लोग, बाप और बेटा थे। गरीबी और उनकी बंजर जमीन ने दोनों बाप बेटे को इस कदर परेशान कर दिया था कि दोनों बाप बेटे को कभी खाना मिलता और कभी दोनों भूखे ही सो जाते। एक दिन रामू की भूख ने उसे तोड़ दिया और उसने पिता से बोल, पिताजी, आज भी हमें भूखा ही सोना होगा, क्योंकि घर में थोड़ा भी अनाज नहीं है जो पकाकर खाया जा सके। पिताजी, मैं अब बहुत थक चुका हूँ अपनी बंजर जमीन पर काम करते करते, और मैंने सोच लिया है कि मैं कल से गांव के साहूकार के पास मजदूरी का काम करूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हें तो पता है ना कि वो साहूकार हम गरीबों से कितना काम करवाता है और बदले में बहुत थोड़ा अनाज देता है। पिताजी, थोड़ा ही सही, कम से कम हमें भूखा तो नहीं रहना होगा। और मैं तो बोलता हूँ कि आप भी कल से मेरे साथ चलो। नहीं बेटा, मैं अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकता। मैं उसी पर मेहनत करूंगा। तुझे जो ठीक लगे वो तू कर। अगली सुबह दोनों बाप बेटा अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रामू गांव के साहूकार के पास पहुंचता है। राम राम सेठ जी। हाँ रामू, बोलो कैसे आना हुआ? सेठ जी, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मैं काम की तलाश में हूँ। अरे रामू, क्या बोल रहे हो? मेरे पास तो इतना काम है कि 20 मजदूर भी कम पड़ेंगे। तुम एक काम करो, अभी से काम पर लग जाओ। मोहन, तुम रामू को काम समझा दो। और हाँ रामू, तुम्हें रोज के 2 किलो अनाज मिलेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है सेठ जी। सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर साहूकार चला जाता है और रामू अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ सोहनलाल बहुत उदास नजरों से अपने खेत को देख रहा था। भगवान, तेरी क्या मर्जी है और कब तक लेगा हमारी परीक्षा? अब तो सब कुछ तुझ पर ही छोड़ दिया है। सोहनलाल भगवान से अपनी शिकायत कर ही रहा था तो उसके पास गांव का ही उसका मित्र रमेश आता है और बोलता है, क्या हुआ सोहनलाल, इतनी गर्मी में किससे बातें कर रहे हो? और ये क्या, तुम्हारी जमीन तो पूरी तरह बंजर हो गई है। हाँ रमेश, बस इसी की शिकायत भगवान से कर रहा था। पता नहीं भगवान हम बाप बेटा की और कब तक परीक्षा लेंगे। वैसे रामू कहाँ है? वो तेरे साथ खेत क्यों नहीं आया? क्या बताऊं भाई, रामू भी अब इस बंजर जमीन पर मेहनत करके थक गया, इसलिए उसने अब गांव के साहूकार के पास मजदूरी करना शुरू कर दिया है। वैसे सोहनलाल, उसने ठीक ही किया। भूखे मरने से तो अच्छा है कि कोई और काम करके अपना पेट भरो। सोहन, तूने रामू की बहू को घर बुलाया कि नहीं? भाई रमेश, तुझसे तो हमारी घर की हालत तो छुपी है नहीं। जहां हम दोनों बाप बेटे का ही पेट भरना मुश्किल हो रहा, तो भला हम उस लड़की का भरण पोषण कैसे करेंगे? तुझे तो पता है कि हमारे घर में एक चारपाई तक नहीं। एक कमी हो तो बताऊं, मैं उसे घर लाकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता। लेकिन भाई, तू ही बता, भला कब तक तू उसे उसके मायका में छोड़ेगा? लोग कैसी कैसी बातें करते होंगे, ये भी तो सोच। हाँ रमेश, तू ठीक बोल रहा है। मैं आज ही रामू से बात करता हूं। दरअसल सोहनलाल ने रामू की शादी एक बहुत ही गरीब घर की लड़की शांति से 1 साल पहले ही कर दी थी, लेकिन अपनी भी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे घर नहीं लाया। और शांति एक गरीब घर की होने के बावजूद भी पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार थी, और पढ़ाई पूरी करने के लिए सोहनलाल ने उसे उसके मायका में ही रहने को बोल दिया। शाम को जब सोहनलाल घर पहुंचा तो उसने देखा कि रामू ने बहुत बढ़िया खाना बनाकर परोस रखा है। पिता को देख रामू खुशी खुशी बोलता है, पिताजी, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। देखिए, मैंने कितना सारा खाना बना दिया है। आज बहुत दिनों के बाद हम दोनों पेट भर खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद रामू अपने पिता को बताता है, पिताजी, जैसा हम साहूकार के बारे में सोचते थे वो बिल्कुल वैसे नहीं है। उन्होंने मेरे एक बार बोलने पर ही मुझे काम पर रख लिया, और 1 दिन की मजदूरी में वो मुझे रोज 2 किलो अनाज देंगे। पिताजी, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा।
दूसरे दिन सोहनलाल का मित्र उसके घर आया। सोहनलाल, ओ सोहनलाल, कहाँ हो भाई? कर जब सोहनलाल बाहर आया तो उसने देखा कि रमेश अपने साथ एक चारपाई भी लाया है। उसने तुरंत उससे बोला, ये क्या है भाई? सोहनलाल, लगता है तुझे बुढ़ापा आ गया है, तभी तो तुझे इतनी बड़ी चारपाई भी नहीं दिख रही है। रमेश, मुझे सब दिख रहा है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ये चारपाई तू मेरे घर लेकर क्यों आया है? सोहन, मैं तेरी थोड़ी मदद करना चाहता हूं ताकि तू रामू की बहू को खुशी से घर बुला सके। इसलिए मैं ये चारपाई और बहू के लिए कुछ कपड़े भी लाया हूं। लेकिन रमेश, मैं इसके पैसे तुझे कैसे चुकाऊंगा? ये तू क्या बोल रहा है भाई? भला मैं तुझसे पैसे लूंगा? क्या रामू मेरा बेटा नहीं है? ये सब चीज मैं अपनी खुशी से लाया हूं ताकि तू भी शर्मिंदा ना हो और रामू का भी घर बस जाए। अब तू ज्यादा मत सोच और कल ही रामू को बहू के घर भेज। भाई, मैं किन शब्दों में तेरा शुक्रिया अदा करूं? आज के जमाने में तो कोई अपना भी इतना नहीं करता। ठीक है भाई, मैं आज ही रामू से बात करता हूं। शाम को जब रामू मजदूरी करके घर आता है तो सोहनलाल बोलता है, बेटा, मैं सोच रहा हूं कि तू कल बहू के घर जाकर उसे अपने घर ले आ। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? आप तो जानते हैं कि हम दोनों का ही पेट पालना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है, तो भला हम उसे क्या खिलाएंगे? बेटा, अब तो तू रोज कुछ अनाज ले ही आता है, उसी में से वो भी खा लेगी। देख बेटा, 1 साल हो गए हैं बहू को उसके घर छोड़े हुए। अब अच्छा नहीं लगता। उसके माँ बाप भी क्या सोचते होंगे। तू कल ही उसके घर जा और उसे लेकर आ। अगली सुबह रामू अपनी पत्नी शांति के घर जाता है और उसे अपने साथ ले आता है। इधर सोहनलाल को डर था कि कहीं यह लड़की उनके टूटे हुए सपनों और खाली घर को देखकर दुखी न हो जाए। लेकिन शांति ने पहले ही दिन घर की हालत समझ ली और उसने कोई शिकवा नहीं किया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर वो घर का सारा काम करती है और रामू को काम पर जाते वक्त खाना बांध कर देती है। लीजिए आपका खाना। अच्छा शांति, मैं शाम तक घर आऊंगा। सुनो, मैंने घर का सारा काम कर लिया है और आपके जाने के बाद मैं घर में सारा दिन क्या करूंगी, इसलिए मैं सोच रही हूं कि क्यों ना मैं पिताजी के लिए खाना लेकर खेत पर जाऊं। मैं अपना खेत भी देख लूंगी। ठीक है शांति, अगर तुम्हारा मन है तो तुम चली जाना। इतना बोलकर रामू काम पर चला जाता है और शांति पिता का खाना बांधकर खेत के लिए निकल जाती। खेत पर पहुंचकर वो पिता को खाना देती है और खुद खेत को बहुत बारीकी से देखती है। वो देखती है कि खेत पूरी तरह से सूखा है, मिट्टी में चारों ओर दरारें पड़ गई है और वो सोहनलाल से बोलती है, पिताजी, ये खेत तो पूरी तरह से बंजर हो गया है। लगता है इस बार भी कुछ नहीं उगेगा। हाँ बेटा, अब इस मिट्टी से ज्यादा भरोसा तो भगवान से है। जैसे जैसे जमीन बंजर हो रही है बेटा, वैसे वैसे आदमी भी अंदर से सूखता जाता है। लेकिन जब तक मेरी सांस चलेगी, मेरा हल इन खेतों में चलता रहेगा। हाँ पिताजी, कल से मैं भी आपके साथ खेत पर मेहनत करूंगी। अगली सुबह शांति घर का सारा काम करके जब रामू को काम पर भेजती हैं तो बोलती है, सुनो, आज आप 2 किलो अनाज मत लेना। सेठ को साफ साफ बोल देना कि 2 किलो अनाज में हमारा पेट नहीं भरता है। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 6 किलो कर देते तो। और हाँ, ये कहते वक्त आप बिल्कुल भी मत डरिएगा। अगर सेठ ऐसा करने से इनकार करते हैं तो आप वहां का काम करने से साफ मना कर देना। अगर सेठ को आपकी जरूरत होगी तो वो आपसे काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। लेकिन शांति सेठ ने पहले ही बोला था कि वो रोज का सिर्फ 2 किलो ही अनाज देंगे। शांति, तुम सेठ को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर सेठ को पता चल गया ना तो वो हमें गांव से निकाल देंगे। कैसे सेठ हमें गांव से निकाल देंगे? आपने कोई गलत काम तो नहीं किया है, आपने किसी को लूटा तो नहीं है और ना ही झूठ बोल रहे हो, सिर्फ अपना हक तो मांग रहे हो। तो फिर आपको किस बात का डर है? और जो हक नहीं मांग सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सेठ आपको कुछ नहीं करेगा,
इसलिए तो मैं कह रही हूँ, एक बार सेठ से अनाज बढ़ाने को जरूर बोलना। ठीक है, अब तुम इतना कही रही हो तो मैं सेठ से जरूर बात करूंगा। अब मैं काम पर जाता हूं। रामूट पर बेज। शांति अपने मायके से लाई जैविक खेती की किताबें निकलती हैं और अच्छे से पढ़ाई करती हैं। रामू सेठ के पास पहुंचा और सारा दिन मजदूरी करके शाम को सेठ से बोला, आज मैं आपसे अनाज को लेकर बात करने आया हूं। पूरे दिन काम करने पर भी आप मुझे सिर्फ 2 किलो ही अनाज देते हैं। इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। सेठ जी, मेरे घर पर मेरे पिताजी और मेरी पत्नी भी हैं। हमें अक्सर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए आपसे एक प्रार्थना है सेठ जी, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 6 किलो कर दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। रामू, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम लोग भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगे? मैं आज तुम लोगों अनाज 6 किलो नहीं बल्कि 7 किलो कर देता हूं। मोहन, आज से रामू का अनाज 3 किलो से बढ़कर 7 किलो कर दिया जाए और यहाँ पर जितने भी मजदूर हैं सबके अनाज बढ़ा कर दिया जाए। सेठ का फैसला सुनकर सभी रामू बहुत खुश होता है और 7 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी घर चल जाता है। जब शांति ने रामू के सर पर अनाज का बड़ा थैला देखा तब वो समझ गई कि सेठ ने उसकी बात मान ली है। इस थैली को देखकर लग रहा है कि सेठ ने अनाज बढ़ा दिया है। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं? नहीं, शांति सेठ ने कुछ नहीं कहा। मैंने सेठ से केवल 6 किलो अनाज मांगा था, लेकिन उन्होंने तो मुझे 7 किलो अनाज दे दिया। आज से रोजाना मुझे मेरे मेहनत का 7 किलो अनाज मिलेगा। हम खामोखा सेठ से डरते थे, लेकिन सेठ तो बहुत दयालु है। मेरे साथ साथ सभी मजदूर के अनाज में बढ़ोतरी कर दी है। सभी घरवाले बहुत खुश थे। सोहन लाल ने शांति को बहुत दुआएं दी। शांति बहुत होशियार थी। सेठ द्वारा दिए गए अनाज से वह आधा अनाज बचा लेती थी और आधे को पका देती थी। दूसरी तरफ वो पिता के साथ खेतों में भी काम करने लगी। उसे ससुर के साथ खेतों में ऐसे काम करता देख गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, लेकिन शांति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सोहन लाल ने खुद शांति से बोला, बेटा, अब तू खेत में मेरे साथ काम मत किया कर। गांव के लोग बातें बनाते हैं और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिताजी, आप भी किन लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे? वो लोग जो मुसीबत में कभी साथ नहीं देते। पिताजी, जिसको जो कहना है कहने दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आप भी उनकी बातें मत सुनिए। अच्छा पिताजी, शाम हो गई है, अब मैं घर जा रही हूँ। आप भी थोड़ी देर में आ जाएगा। शांति के जाते ही खेत पर रमेश सोहनलाल का मित्र आ जाता है। सोहनलाल, तेरी बहू बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। मैंने अभी तुम दोनों की बात सुनी और वो ठीक बोल रही हैं। लोगों का क्या है, वो तो कुछ न कुछ बातें बनाते ही रहेंगे। क्या उनमें से कभी कोई तेरी मदद के लिए आया? नहीं न? तुम ठीक बोल रहे हो रमेश। बहू की होशियारी से हमारी जिंदगी बदल रही है। अब मैं उससे नहीं रोकूंगा। कुछ समय के बाद शांति की इतनी मेहनत रंग लाई और सोहनलाल की बंजर जमीन पर हरियाली आ गई। बेटा, आज मुझे तुम पर बहुत गुमान हो रहा कि तेरी मेहनत और लगन की वजह से मेरी बंजर जमीन हरी भरी हो गई। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। शांति ने अपनी बुद्धि और समझदारी से हमारी सारी मुश्किलें खत्म कर दी। पिताजी, अब हम इस जमीन पर अच्छे किस्म के अनाज उपजाएंगे। ठीक है बेटा, अब जैसा तू बोल। अगली सुबह शांति ने अपने द्वारा इकट्ठा किए अनाज में से कुछ अनाज अपने पति को दिया और बोला, आप इस अनाज को लेकर बाजार जाओ और इसे बेचकर अच्छे किस्म की बीज ले आओ, जिसे हम अपने खेत में लगाएंगे। ठीक है, मैं अभी बाजार जाता हूं। रामू बाजार से अच्छी बीज ले आता है और सोहनलाल अपनी जमीन पर गेहूं
और थोड़े बहुत अच्छे सब्जियों के बीज बो देता है। पढ़ाई और सूझबूझ की वजह से हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। शांति ने काफी अनाज जमा कर लिया था। एक दिन वह अपने पति से बोली, आज से आप सेठ के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। आखिर कब तक आप मजदूरी करते रहेंगे? मजदूरी करके सिर्फ पेट भरा जा सकता है, जिंदगी नहीं बदल सकती। लेकिन शांति, मैं मजदूरी नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा? हम सब सिर्फ खेत की उपज के भरोसे नहीं रह सकते। आप लोग चिंता मत कीजिए, सेठ आपको जो भी अनाज देते हैं, मैंने रोज उसमें से कुछ अनाज जमा किया और इस तरह से मैंने काफी सारा अनाज जमा कर लिया है। आप लोग बाजार में एक दुकान खोल लो और वहां यह अनाज बेचो, और साथ ही साथ हम अपनी खेत के अनाज और सब्जियां भी बेचेंगे। भगवान ने चाहा तो हमारा ये कारोबार बहुत जल्दी ही अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान देखता हूँ और फिर कल से हम उसमें अनाज शुरू कर देंगे। सोहनलाल ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले दिन ही अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर बाप बेटे दोनों बहुत खुश रहने लगे। अब सोहनलाल और शांति खेत पर दिन रात मेहनत करते हैं और रामू अनाज की दुकान संभालने लगा। धीरे धीरे उन्होंने एक अच्छा घर ले लिया। अब उनके घर में कोई भी कमी नहीं थी। इस तरह शांति ने बहुत समझदारी और मेहनत से कुछ ही दिनों में सोहनलाल और रामू को गरीबी से निकालकर एक अच्छी जिंदगी दी। शिक्षा जरूर दिलाओ। आज पढ़े लिखे होने के वजह से ही मेरी बहू ने हमारी जिंदगी बदल दी। हरिया के पास एक गाय थी जिसे वो घास चराने जंगल की ओर जाता था और श्याम भी उसके साथ जंगल की ओर जाता था लकड़ियां लाने। दोनों में बहुत दोस्ती थी, इसलिए वो हर जगह साथ साथ ही जाते थे। श्याम अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था और श्याम काफी गरीब था। गांव के लोगों का कुछ कुछ काम करके वो अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। घर पहुँचते ही श्याम माँ से बोलता है, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ लगता है श्याम आया है, मैं देखकर आता हूँ। क्या हुआ श्याम? भाई कुछ खाने को दे सकते हो तो दे दो, आज भी घर में कुछ बनाने को नहीं है, माँ भी भूखी बैठी है। आओ भाई, गरम गरम रोटियां बनी है, अंदर आओ और मेरे साथ खाओ। नहीं भाई, तू मुझे रोटियां बांध के दे दे, मैं माँ के साथ घर पर ही खाऊंगा। श्याम तू रुक, मैं लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में हरिया रोटी लेकर आता है और श्याम को देता है। भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं तू नहीं होता तो मेरा क्या होता। ये तू क्या बोल रहा है श्याम, तेरे लिए तो मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, आखिर दोस्त होते क्यों है।
शुक्रिया अदा कर श्याम घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर श्याम मां को रोटियां देता है और दोनों खाना खाते हैं। इधर हरिया की पत्नी उससे बोलती है, सुनो जी, आखिर कब तक ये श्याम भाई हमारे भरोसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे? वो कोई काम क्यों नहीं करते, अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचते। ना जाने कितने समय वो भूखी ही रहती होगी। मुझे तो उन पर बहुत दया आती है। मालती, ये तुम क्या बोल रही हो? हम कौन होते हैं किसी को खिलाने वाले? बस हम एक जरिया है उस ईश्वर के, किसी का पेट भरने के लिए। और श्याम तो मेरा जिगरी दोस्त है, उसके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। श्याम, मुझे लगता है तुम्हें कोई स्थायी काम पर लग जाना चाहिए, ताकि तुम्हारी रोज की आमदनी हो। कब तक तुम अपना गुजारा इस तरह से करोगे? और माँ का भी तो ख्याल रखना है। हरिया, मुझे पता है तू ऐसा क्यों बोल रहा, क्योंकि मैं अब तुझ पर बोझ बनता जा रहा हूँ। लेकिन भाई तू चिंता मत कर, आज के बाद मैं तुझसे खाना मांगने नहीं आऊंगा। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, तू गलत समझ रहा है। मैं तो हमेशा तेरी मदद करूंगा। मैं तो बस तेरे और माँ की भलाई के लिए बोल रहा था, लेकिन तुझे बुरा लगा तो मुझे माफ करना। दोनों दोस्तों को बात करते करते काफी देर हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। दोनों जंगल के काफी अंदर थे, इसलिए उन्हें निकलने में काफी मुश्किल हो रही थी। अंधेरा काफी हो चुका था, दोनों को घबराहट हो रही थी। तभी उन्हें सामने एक कुटिया दिखती है, जहाँ से रोशनी आ रही थी। कुटिया के सामने आकर थोड़ी देर दोनों सोचते हैं। फिर हरिया बोलता है, श्याम, लगता है यहाँ कोई रहता है, चलो मदद मांगते हैं। अगर रात को रुकने की जगह मिल जाए तो अच्छा है। हाँ, शायद तुम ठीक बोल रहे हो, आवाज लगाकर देखो। हरिया आवाज लगाता है, कोई है? अंदर कोई है क्या? तभी अंदर से आवाज आती है, तुम जो कोई भी हो अंदर आ जाओ। दोनों घबराते हुए अंदर जाते हैं। अंदर आकर वो देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा है जो खाना बना रही थी। हरिया बूढ़ी अम्मा से बोलता है, अम्मा, हम दोनों जंगल में लकड़ियाँ लेने आए थे। हमें बात करते करते देर हो गई और काफी अंधेरा हो गया है। अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो क्या हम दोनों रात भर आपकी कुटिया में रुक सकते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल, तुम लोग यहाँ रुक सकते हो। दोनों आराम से वही अम्मा के पास बैठ जाते हैं। दोनों बूढ़ी अम्मा को खाना बनाते हुए देख रहे थे। तभी श्याम अम्मा से पूछता है, अम्मा, क्या आप इस सुनसान जंगल में अकेले ही रहती हैं? अम्मा, आपको डर नहीं लगता? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा? भला मुझ बुढ़िया को कोई क्यों नुकसान करेगा? दोनों को जोर की भूख लगी थी और अम्मा के खाने की खुशबू से उनकी भूख और बढ़ रही थी। लेकिन वो सोच रहे थे कि अम्मा ने तो थोड़ा ही खाना बनाया होगा, वो भला हम कैसे मान सकते हैं। तभी बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा तुम दोनों भी खाना खा लो। नहीं अम्मा, आपने तो सिर्फ अपने लिए खाना बनाया होगा, भला हम आपका खाना कैसे खा सकते हैं? नहीं बेटा, मैंने इतना खाना बनाया है कि हम तीनों खा लेंगे। दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हरिया अम्मा से बोलता है, अम्मा, आप अकेले क्यों रहते हो? क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं? नहीं बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे पति की बहुत सालों पहले ही देहांत हो गई और तब से मैं यही जंगल में रहती हूँ। अम्मा, अगर आप चाहो तो मेरे साथ चलकर मेरे घर पर रह सकती हो। मेरे घर पर सिर्फ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अब इस जंगल की शांति ही मुझे अच्छी लगती है, लेकिन तुमने इतना सोचा मेरे लिए, वही मेरे लिए बहुत है। सुबह होते ही दोनों अम्मा को शुक्रिया अदा करते हैं और हरिया फिर एक बार अम्मा को बोलता है, अम्मा,
मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ चलो। मुझे आपको यहाँ अकेला छोड़कर जाने में अच्छा नहीं लग रहा। नहीं बेटा, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो। बेटा, तुम दोनों को मैं कुछ देना चाहती हूँ। इतना बोलकर अम्मा दोनों को अपने पीछे दूसरे कमरे में ले जाती हैं और वहाँ एक संदूक दिखाती है और बोलती है, बेटा, ये मेरी और मेरे पति की अमानत है जो मैं तुम दोनों को देना चाहती हूँ। तुम लोग इसे ले जाओ और इससे अपनी जिंदगी संवार लो। संदूक में इतने सोने के सिक्के देख दोनों की आंखें चौंक जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हरिया अम्मा से बोलता है, अम्मा, ये आप क्या बोल रही हैं? भला इतने सारे सोने के सिक्के आप हमें क्यों दे रही हैं? बेटा, अब मेरी उम्र भगवान के घर जाने की हो गई है। भला अब मैं इसे अपने पास रखकर क्या करूंगी? तुम लोग मुझे भले इंसान लगे इसलिए मैं ये सब तुम्हें दे रही हूँ। अब तुम मना मत करो और ले जाओ। दोनों अम्मा को मना नहीं कर पाते हैं और सारे सिक्के एक पोटली में डालकर घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों खुशी खुशी घर की ओर बढ़ रहे थे। श्याम मन ही मन सोचता है, इतने सोने के सिक्के से तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। माँ को भी अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब तो मैं सारी जिंदगी बैठकर खाऊंगा। श्याम मन में ख्याली पुलाव बना ही रहा था कि तभी हरिया पीछे से बोलता है, श्याम, हम घर पहुँचते ही सिक्के आधे आधे बांट लेंगे। इतना सुनते ही श्याम सोचता है, ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि हरिया को भी आधे सिक्के देने हैं। लेकिन अगर मैं हरिया को ही रास्ते से हटा दूं, तो ये सारे सिक्के सिर्फ और सिर्फ मेरे हो जाएंगे। चलते चलते श्याम सोचता है कि आखिर हरिया को रास्ते से कैसे हटाऊं। थोड़ी दूर चलने के बाद उनके सामने एक नदी आती है जिसको पार करने के लिए एक पुल थी। और पुल पार करते समय श्याम हरिया को नदी में धक्का दे देता है। हरिया नदी में गिरते ही श्याम को आवाज देने लगता है, बचाओ श्याम, मुझे बचाओ। लेकिन श्याम बोलता है, हरिया, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा सकता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ये सिक्के नहीं बांटना चाहता। और हरिया को नदी में डूबता छोड़कर चला जाता है। श्याम को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वो घर में आते ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया की पत्नी श्याम के घर आती है। क्या हुआ मालती, तुम इतनी परेशान क्यों हो? चाची, श्याम भैया आ गए क्या? हाँ, श्याम कल आधी रात को घर आया है। हरिया घर नहीं आया क्या? नहीं चाची, वो तो 2 रात से घर नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी श्याम भी आ जाता है और हरिया की पत्नी को घर पर देख थोड़ा घबरा जाता है। मालती श्याम से पूछती है, श्याम भाई, मेरे पति कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आए क्या? श्याम अनजान बनते हुए बोलता है, भाभी, ये आप क्या बोल रही है? हरिया घर नहीं आया। लेकिन हरिया तो परसों ही मुझे जंगल में छोड़कर घर के लिए निकल गया था। दरअसल मुझे जंगल से और लकड़ियां लेनी थी, इसलिए मैं रुक गया था और लकड़ियां चुनते चुनते मुझे काफी रात हो गई थी, तो मुझे जंगल में ही रुकना पड़ा। जंगल के काफी अंदर चले जाने के कारण मुझे जंगल से निकलने में काफी समय लग गई और मुझे घर आते आते रात हो गई। ये आप क्या बोल रहे भैया? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उन्हें? भाभी, आप घबराओ मत। मैं जंगल की ओर जाकर देखता हूँ और गांव के लोगों से भी बात करता हूँ। इतना बोलकर श्याम जंगल की ओर चला जाता है। जंगल की तरफ जाते जाते श्याम सोचता है, थोड़ी देर जंगल में बैठकर आ जाऊंगा और भाभी से बोल दूंगा कि हरिया को मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला, और भाभी को मैं सिक्के बेचकर थोड़े पैसे भी दे दूंगा। आखिर उन लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की थी। जंगल में पहुंचकर श्याम आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और शाम होने का इंतजार करने लगता है। श्याम थोड़ी देर के लिए सो जाता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ श्याम, मुझे बचाओ। बचाओ श्याम, मुझे बचाओ। वो घबरा कर उठता है
और चारों तरफ देखता है। उसे बहुत डर लगने लगता है। और वो तुरंत घर की तरफ निकल जाता है। जंगल से लौटकर श्याम सबसे पहले हरिया के घर जाता है और मालती को बताता है। भाभी, मैंने हरिया को जंगल और पूरे गांव में बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। तभी पीछे से वहां हरिया आ जाता है। हरिया को देखते ही श्याम के होश उड़ जाते हैं। वो हरिया से बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। श्याम भागा भागा घर की ओर जा रहा था और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि हरिया आखिर बचा कैसे। उसने सोचा कि इससे पहले कि हरिया अपनी पत्नी और पूरे गांव के लोगों को सारी बातें बता दे, उससे पहले मुझे ये गांव छोड़कर जाना होगा। घर पहुंचते ही श्याम उस सिक्के की पोटली की ओर जाता है और जैसे ही उसे उठाने की सोचता है, वो पोटली गायब हो जाती है और वहां वही बूढ़ी अम्मा आ जाती है जो जंगल में मिली थी। श्याम उन्हें देख चौंक जाता है। अम्मा, आप यहाँ मेरे घर पर कैसे? श्याम, तुमने अपने दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया। जो दोस्त तुम्हें अपने भाई से भी ज्यादा मानता था, तुमने उसी के साथ विश्वासघात किया। तुम पैसों के आगे इतने अंधे हो गए कि तुमने हरिया के साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अब तो तुमने पैसों के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी खो दिया है। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो जाती है। इधर हरिया अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और तभी वहां बूढ़ी अम्मा सिक्कों के संदूक के साथ हरिया के सामने प्रकट हो जाती है। हरिया भी बूढ़ी अम्मा को देखकर चौंक जाता है और बोलता है, अम्मा, आप यहाँ कैसे? और ये सिक्के आपके पास? ये तो श्याम के पास थे। बेटा, मैं तो तुम दोनों की दोस्ती की परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम सफल हुए, इसलिए ये सारे सिक्के अब तुम्हारे हैं। अम्मा, मुझे ये सिक्के नहीं चाहिए। जिस सिक्कों के चक्कर में जान चली जाए, वैसे पैसे किसी काम के नहीं। अगर उस वक्त आप मुझे नहीं बचाती तो क्या होता? बेटा, मेरे होते हुए भला तुम्हें कैसे कुछ हो जाता। तुम एक बहुत ही नेक, ईमानदार और सच्चे इंसान हो। तुम हमेशा ऐसे ही रहना और लोगों की मदद करना। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो जाती है और इस तरह एक सच्चे इंसान और दोस्त की जीत होती है।